देखो, हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं। अब पॉलिटी का क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, क्षमता का अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग मौलिक अधिकार की पढ़ाई कर रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम लोग समता या समानता का अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक बताया गया है? 19 से 22 तक बताया गया है, जिसमें से हम लोगों ने 19 से 21 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग अनुच्छेद 22 का पढ़ाई करेंगे। तो आपको पहले बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो जनरली कितना टाइप का दिया गया था? 6 प्रकार का। लेकिन जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 थी। उसमें एक को हटा दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार को। किसे हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और भाग 3 जो स्वतंत्रता का अधिकार जिसे मौलिक अधिकार है वो 3 भाग से हटा करके भाग 12 में कर दिया गया है। और अनुच्छेद कितना में कर दिया गया है? 300 का ए में किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद जो होता है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 क्या कहता है। ठीक है, तो लेकिन एक शॉर्ट में रिमाइंड कर लीजिए कि किस अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे डिटेल में बता चुके थे, 19 को नहीं भूलना है। तो वन शॉर्ट में रिविजन कर लीजिए। अनुच्छेद 19 का ए में क्या कहा गया है? बोलते जाइए फटाफट। क्या अधिकार बताया गया है? बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19 का बी में क्या बताया गया है? शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। फिर 19 सी में क्या बताया गया है? संघ बनाने का अधिकार। फिर उसके बाद बताया गया 19 डी में क्या बताया गया है? किसी देश में आवागमन करने का अधिकार। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19 का ई में क्या बताया गया है? किस देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। और लास्ट में 19 जी में क्या बताया गया है? देश के किसी भी हिस्से में आप व्यापार कर सकते हैं और जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और इसके आपके 20 बता दिया गया है। 21 22 आज इंपॉर्टेंट कड़ी में देखिए। देखिए अनुच्छेद 22। देखो अनुच्छेद 22 ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है पहले बताओ। हम लोग का आपका स्वतंत्रता किस चीज की स्वतंत्रता की बात की गई है? अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जब आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्र किया जाएगा तो डेफिनेटली आदमी क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी ढंग से वो क्राइम कर देता है। तो अगर आप कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर दिया तो बोलेगा कि नहीं हमको तो देश में स्वतंत्रता है। तो जब उसको स्वतंत्रता है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो गिरफ्तार नहीं कर सके तो फिर तो हमारा क्या होगा, सिस्टम कैसे मैनेज होगा? तो वो क्राइम करते रहेगा बोल करके मौलिक अधिकार मेरा है। तो उसी की रोकथाम के लिए कि वो संविधान के जो अनुच्छेद का उल्लंघन ना करे और उसे जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसे बशर्ते अच्छी तरीका से फॉलो करे, इसीलिए 21 के बाद हमारे संविधान अनुच्छेद 22 में मेंशन किया गया है क्या? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी का आप निरोध मतलब उसका संरक्षण आप कैसे ले सकते हैं कि डाइट उसके बारे में बताया गया है। तो ठीक है, तो वो क्या कहा गया है? अनुच्छेद 22 का ए में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तारी कर ले कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को पूछने का अधिकार है कि आप हमको किस पर्पस से गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब उसके पास वो राइट है। अनुच्छेद का 22 का ए में दूसरी नंबर बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्योंकि सपोज दैट कि कोई लोकल मजिस्ट्रेट, सपोज करो कि कोई व्यक्ति को झारखंड का कोई जगह से पकड़ लिया, धनबाद से पकड़ लिया। तो अगर धनबाद से पकड़ लिया तो धनबाद में अगर लोकल मजिस्ट्रेट होगा तो उसी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब बोलेंगे सर इसको इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वो पुलिस ही बोलेगा कि ये दोषीपूर्ण व्यक्ति है कि नहीं, उसको प्रूव करना पड़ेगा। तब उसे दोषीपूर्ण व्यक्ति होने के कारण तब उसे आगे कार्रवाई किया जाएगा या रिमांड पर लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जब मन चाहे पुलिस इसको उठा के ले आ सकती है। तो वो हमारे संविधान में बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसे 24 घंटे के भीतर वो लोकल या मजिस्ट्रेट जो नियर अबाउट उसके नजदीक का रहेगा उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 के 2 में बताया गया। ठीक, उसी प्रकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जैसे बोले कि किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं जब चाहे तब वो जवाब मांग सकता है, लेकिन कुछ दशाओं में ऐसे नियम बनाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसको ये अधिकार नहीं कि हमको काहे गिरफ्तार करें।
वो दो कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन वही लिखा गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत में, क्या बताया गया है, उसमें दो अपवाद लगा दिए गए, दो प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिए गए। कौन से दो अधिकार नहीं गए हैं, जो अनुच्छेद 22 का ए और अनुच्छेद 22 का 2 ए में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे पूछने का अधिकार है कि हमें काहे गिरफ्तार किया है, और वो अपने वकील भी रख सकता है और उसे 24 घंटे के अंदर में क्या हो सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकता है। यही दोनों बातें बताई गई हैं इन दोनों अधिकार में। लेकिन अगर अनुच्छेद 22(3) का तहत यह भी प्रावधान कर दिया गया है, कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति उससे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, वही दो अधिकार है। वो बोला गया है निवारक निरोध, जिसको बोला जाता है आपका प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेना। अपराध करने से पहले गिरफ्तार करने का मतलब, जैसे कुछ सस्पिशियस पर्सन होते हैं, सपोज करो कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मान लो कि अगर वो कोई भाषण दे दे तो हजारीबाग में पूरा विद्रोह हो जाएगा, सपोज दैट। तो अगर उस तरह का मैटर हुआ तो वो बिना अपराध करने से पहले ही उसको क्या करेगा, गिरफ्तार करके रख लेगा, कि जिस तरह उसका क्या हो, विद्रोह नहीं फैला सके हजारीबाग में। तो वही बोला जाता है कि दो कंडीशन है, एक निवारक निरोध जिसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब उसको अपराध के पहले गिरफ्तार करना एक बात, और दूसरा जो होता है विदेशी शत्रु जो हमारे देश के लिए सुरक्षित नहीं है, उन सभी व्यक्ति को अगर जैसे आतंकवाद को गिरफ्तार करेगा तो उससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, उसको पहले पकड़ लेगा कि जैसे वो क्राइम करने, जिससे वो क्राइम को ज्यादा फैला ना सके। तो ये जो अनुच्छेद 22 का 3 में ये प्रावधान किया गया है कि दो ऐसे अपवाद होंगे, दो कंडीशंस में जवाब नहीं देना पड़ेगा पुलिस को, ठीक। तो एक वही बोला गया है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के पहले, और दूसरा आपका जो होता है इसका मतलब ये होता है अपराध करने से पहले पकड़ना व्यक्ति, और एक होता है विदेशी शत्रु जो हमारे देश हित के लिए नहीं है उसके लिए, ठीक। आगे वही लिखा गया। अब देखो अनुच्छेद 22 का जो 4 है और 7 में ये प्रावधान निवारक निरोध के में रखे गए लोगों के लिए है, मतलब जिसको मतलब क्राइम करने से पहले पकड़ लिया गया है उसके बारे में भी बताया गया है कि किन किन दशाओं में उसको अपराध करने से पहले आप पकड़ सकते हैं। बोला गया जिस व्यक्ति को निवारक निरोध में बंदी बनाए जाए उसके कारण बताया जाएगा, जैसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार, मतलब 22A में मतलब निवारक निरोध में बंदी, जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति को बंदी बना लेंगे तो उसको भी तो अपना वकील रखने का दरकार है। लेकिन इससे पहले समझिए इसमें दो बातें आएंगी। इस स्पेस चाहिए हमको, समझा दे रहे पहले। समझिए किसी भी व्यक्ति को जब हम गिरफ्तार करते हैं, अनुच्छेद 22 के बारे में बता, गिरफ्तारी दो तरह का होता है, प्यूनिटिव जिसको बोला जाता है दंडनीय दंडात्मक गिरफ्तारी, और एक होता है आपका जो आपका अपराध के पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो तरह का अनुच्छेद में अपराध की बात की गई है, एक अपराध जो होता है दंडात्मक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक होता है प्रिवेंटिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति अपराध, ये होता है अपराध के बाद, मतलब अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसके बाद गिरफ्तार करना, और ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब होता है अपराध के पहले उसको गिरफ्तार करना। तो देखो अपराध के बाद अगर कोई व्यक्ति को क्राइम करके गिरफ्तार किया जाएगा तो इस व्यक्ति को पूछने का अधिकार है,
दूसरा, ये अपने वकील को रख सकता है। तीसरा, 24 घंटे के अंदर इसको कहां रखा जाता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत में गिरफ्तार करेगा तो इसे पूछने का अधिकार नहीं है। तीसरा, इसको 3 माह तक अपने कस्टडी में रख सकता है पुलिस, और इसका कार्यकाल मतलब संसद की सिफारिश पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। गिरफ्तारी 2 तरह का बताया गया है अनुच्छेद 22 के तहत। तो ये अनुच्छेद जो होता है लोकल बॉडी, जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक नहीं है, उन लोगों के लिए गिरफ्तारी बताया गया है। लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन उन लोगों के लिए बताया गया है, सपोज दैट कि अगर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में दंगा विद्रोह की भी हो सकता है। तो उस अवस्था में क्या होगा, उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया। एज फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे जैसे भी इलेक्शन चल रहा, तो इलेक्शन में क्या होता है, सस्पिशियस पर्सन को क्या होता है, पुलिस पहले अंडर अरेस्ट कर लेता है। उसको काहे कर लेता है कि अगर उसको हम चुनाव के समय में खुला छोड़ देंगे, हो सकता है कि चुनाव वहां सही ढंग से कराने ना दिया जाए, तो उसको क्या करेगा, पहले उसको हिरासत में ले लेगा, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक चले। अगर उसके ऊपर अगर नहीं सुधार हुआ तो उसको कर लेगा। या दूसरा कंडीशन इसी के अंदर में होता है, उसको नजरबंद कर देना। नजरबंद करने का मतलब आपको घर में ही कैद कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में जो घटना, जो अनुच्छेद हटा था 1970, और सॉरी 370, आर्टिकल जो होता है 370, जिस आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में हमेशा देखोगे विद्रोह हुआ करता था लोकल बॉडीज के द्वारा। तो ऐसे कोई विद्रोह नहीं करता है, वहां पर कुछ ऐसे ऐसे नेता थे ना, कितना खतरनाक भाषण दे देगा कि पब्लिक भिड़ जाएगा, पुलिस को मारपीट कर देता था। तो जिस समय 1970 को हटाया जा रहा था, उसी समय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं, अगर इसको अगर खुला छोड़ दिया गया इन व्यक्तियों को, तो उस वहां पर कश्मीर में पूरा विद्रोह फैल सकता है। तो क्या कर दिया, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के पहले उसको पहले गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको क्या कर दिया, घर में नजरबंद कर दिया गया। पूरा टेलीफोन लाइन सब पूरा पूरा हाईलाइट था उस समय न्यूज में, वो लोग पूरा, हाँ पूरा काट दिया एकदम पूरा, मतलब आप घर में जितना आदमी है उसी का संपर्क में रहे। जब गिरफ्तार कर लिया तो देखो इसका कंडीशन क्या है, आप पूछ भी नहीं सकते हैं काहे गिरफ्तार किया आपको। दूसरा कंडीशन, इसका स्टार्टिंग 3 महीना के लिए आपको गिरफ्तार, जब से गिरफ्तार करेगा 3 महीना तक आपको रख लेगा, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी कमेटी के द्वारा आपका ये गिरफ्तारी का डेट बढ़ते चलेगा, 6 महीना 8 महीना जब तक चाहेगा बढ़ा के रख सकता है। ठीक, ये डिपेंड करेगा वहां पर एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। तो ये प्रावधान क्या किया, तो इससे जितने भी लग रहा था कि नहीं अगर हम उन 370 अनुच्छेद कश्मीर से हटाएंगे और इसे कश्मीर में पूरा बगावत और विद्रोह हो सकता है, तो जिसको जिसको सरकार को लगा कि इसके कारण यहाँ विद्रोह होगा, उस सभी को सबको क्या कर लिया, हटा लिया, कैप्चर कर लिया, अब आराम से पास कर लिया, कोई विद्रोह नहीं किया, शांतिपूर्वक माहौल हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई। तो गवर्नमेंट हमारे संविधान में यह मेंशन किया गया है कि 2 तरह का गिरफ्तारी को, एक गिरफ्तारी जो होता है जिसको दंडात्मक गिरफ्तारी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूनिटिव, ठीक है। तो ये अपराध क्या होता है, अगर इसके तहत अगर आपको गिरफ्तार करेगा तो इसमें अंडर में आपको 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और आप इसके अगेंस्ट में वकील को भी रख सकते हैं कि नहीं वकील है कि मेरा गिरफ्तारी क्यों किया, पूछने का अधिकार भी है, ठीक है। ये दोनों राइट्स आपको दिया गया है, और इसके अंदर में ये कोई अधिकार नहीं दिया गया है। माने अगर सरकार को लगेगा कि आप सस्पिशियस पर्सन है, आपसे देश को नुकसान हो रहा, तो आपको इसके अंतर्गत आर्टिकल जो आपका 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आपको गिरफ्तार कर लेगा, और जब चाहे तब आपको रख सकता है, पहले 3 महीना के लिए, फिर 6 महीना के लिए, 8 महीना के लिए, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा गवर्नमेंट। समझ में आई बात। गिरफ्तारी कैसे होता है, कितने तरह का होता है, 2 तरह का, ठीक है, एक प्यूनेटिव एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इसका पूरा हिंदी देख लीजिएगा, दंडात्मक इसका होता है मतलब, और ये होता है कि अपराध, मतलब इसका अगर लोकल भाषा में बोलेंगे, ये गिरफ्तारी होता है अपराध के बाद, मतलब अगर कोई आप क्राइम कर ले रहे हैं उसके बाद, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है आपका अपराध के पहले, आप अपराध किए नहीं उससे पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, दोनों का मीनिंग क्या होता है। चलिए देखिए अब, तो जैसे यहीं पर वही बात बोला गया था कि अपराध जो होता है 2 प्रकार के व्यक्ति होगा,
तो वही जो बताया गया है अनुच्छेद 22(4) और अनुच्छेद जो होता है 22(7) में ये प्रावधान निवारण निरोध में रखे गए लोगों के लिए है। क्या बताया गया है? जिस व्यक्ति को निवारण निरोध में बंदी बनाया जाएगा तो उसको कारण बताया जाएगा, पहला कंडीशन, जो गिरफ्तार अगर दंडनात्मक तरीका से करेगा। दूसरा नंबर, अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है। किसके तहत? प्यूनिटिव के तहत। अगर कोई अपराध कर रहा है दंडात्मक विधि के द्वारा तो वकील से वो परामर्श भी ले सकता है। अगला, यदि राष्ट्र एकता और अखंडता का विषय हो तो कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो बिना अपराध के पहले किसी को गिरफ्तार कर लिए, तो उस दशा में उसको मेंशन करने का दरकार नहीं। अगर लगेगा कि आप देश में बगावत, देश को विभाजित कर सकते हैं, आपके करने से वहां दंगा फैल सकता है, तो उस स्थिति में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं कि काहे हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगला बोला गया है, किसी व्यक्ति को यदि 3 महीने से ज्यादा निवारक नजरबंदी में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो एडवाइजरी कमेटी बताएं। अगर आपको अपराध पहले करने से पहले आपको गिरफ्तार कर लिए तो पहले तो 3 महीने तक बढ़ा देंगे सजा। अगर लगता है कि नहीं ये 3 महीना के लिए नहीं, इसको सजा और भी बढ़ाई जाए, तो किसका अध्यक्ष बनाया जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो एडवाइजरी कमेटी होगा, वो बोलेगा इसका और 6 महीना बढ़ा दो, बढ़ा देगा। जो अपराध करने से पहले किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे टेररिस्ट को गिरफ्तार कर दिया, तो अगर लगता है कि नहीं, अगर इसको 3 महीना के बाद छोड़ देंगे तो हमारे देश में दंगा फैला सकता है, तो उसको और बढ़ा देगा डेट। तो क्या करेगा? उसका अध्यक्षता कौन करेगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वो डिसाइड करेगा। अगर बोला गया है, संसद विधि के निर्माण के द्वारा निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए लोगों को अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकता है। और यह भी प्रावधान किया गया है, अध्यक्षता एडवाइजरी देगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और संसद बोलेगा ठीक है ये और रुपया इसको बनाओ और 1 साल के लिए नजरबंद, तो उसको पूरा नजरबंद कर देगा। अब देखो, नजरबंद जो होता है 2 तरह का होता है। नजरबंद, ये निवारक नजरबंद करने का मतलब आपको घर में ही किडनैप कर देगा, 1 नंबर बात। और नजरबंद दूसरा होता है कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन लिमिटेड दायरे में रहेगी, किसी से मिल नहीं सकते, संपर्क नहीं कर सकते। और एक हाउस, मतलब घर के भीतर में नजरबंद कर देंगे तो उसका मतलब आपका घर का जितना सदस्य है उसी से मिलजुल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अन्यथा किसी से ना फोन कर पाइएगा, ना किसी से बात कर पाइएगा, ना घर से बाहर निकल जाएंगे। आपका जितना इतना बड़ा रूम है तो इतने बड़े रूम में रहिएगा। आपका अगर घर का जितना बड़ा कैंपस है उसी कैंपस में जा सकते हैं, अपना गेट से बाहर नहीं, ना कोई आएगा ना जाएगा, हर तरह का संचार खत्म हो जाएगा। तो उस तरह का नजरबंद भी किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलना नहीं आएगा तो। अगला, तो देखो ये जो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि, समय क्या बताया गया है? इसे बोला गया पहला कंडीशन, उसका सजा को कितना महीना तक बढ़ाएगा? 3 महीना के लिए उसको गिरफ्तार कर लेगा। वही बोला गया है कि 3 महीने तक किसी भी बंदी को बनाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को। दूसरा बोला गया 3 महीना से अधिक समय के लिए बंदी बनाने हेतु न्यायिक समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहेगा, एडवाइजरी कमेटी जो बनेगा कि इसकी सजा को और बढ़ाना है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा वहां पर। अगला, वही बात जो अभी जो पढ़ दिए, संसद विधि द्वारा अधिकतम सीमा तय करेगी। फिर अगर एडवाइजरी कमेटी सिफारिश करेगा कि नहीं इसको सजा और बढ़ाना चाहिए, तो संसद पार्लियामेंट में डिसाइड कर दिया जाएगा कि नहीं इस व्यक्ति को 3 महीना में छोड़ना दिक्कत है, इसको 6 महीना 8 में, जो संसद डिसाइड करेगा उसके अनुसार उसका सजा क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। ठीक। अगला बोला गया है निवारक नजरबंदी का आशय, किस आशय पर, किस आधार पर, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं? गिरफ्तारी का भी तो वजह होना चाहिए कि नजरबंद कैसे करें। कारण देखिए, किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित अपराध को रोकना। अगर आप किसी व्यक्ति को नजरबंद करें, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, घर में नजरबंद कर दिया, तो कुछ तो वजह होना चाहिए। तो उसका वजह क्या हो सकता है? उसका वजह है मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना। अगर आपको संदेह हो जाए, भनक लग जाए किसी व्यक्ति को कि ठीक है परसों अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और उसके कारण, किसी व्यक्ति के कारण प्राइम मिनिस्टर को अगर नुकसान पहुंचता है, तो उसको पुलिस क्या करेगा? पहले गिरफ्तार कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। जब प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे वहां से तो छोड़ देगा। तो क्या क्राइम करने से रोक दिया उसको?
तो संदेह के आधार पर भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, क्यों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में मेंशन किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, मतलब संदेह के आधार पर पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगा कि अगर वो व्यक्ति के कारण प्राइम मिनिस्टर अगर आएंगे तो किसी तरह का नुकसान, दंगा फैल सकता है, तो उसको पहले पुलिस नजरबंद कर देगा, तो कोई नुकसान नहीं फैलेगा। ठीक, अगला बात बोला गया है, अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को नजरबंद करना, वही संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार करेगा, और संदेह के आधार पर कि कहीं अपराध ना कर दे, किसी तरह का वो काम क्राइम ना कर दे जिसे विद्रोह फैल जाए, तो संदेह और के आधार पर और उसके अपराध को रोकने के आधार पर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो अनुच्छेद 22 है उसके तहत उसको नजरबंद कर देगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है, ये उसका आशय है, मतलब किस आधार बेसिस पर किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है पुलिस। अगला बोला गया है नजरबंद के आधार। अब जब किसी व्यक्ति को आप नजरबंद करेंगे तो उसका पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा, थॉट होगा, काहे भाई हमको गिरफ्तार कर रहा, वजह बोला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अगर लगेगा कि उस व्यक्ति से हमारे देश को खतरा है तो उसको नजरबंद कर दो। ठीक, दूसरा, राष्ट्र एकता और अखंडता को चुनौती देने के लिए। एकता अखंड, मान लीजिए हम लोग यहाँ बहुत सारे संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं, कुछ ऐसा व्यक्ति है कुछ एक संप्रदाय को पूरा भड़का देगा तो उससे सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, तो उस स्थिति में हमारे देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का तहत। उसको बोलेगा नहीं, कारण नहीं बताएगा काहे हम गिरफ्तार कर रहे हैं, चलो भाई तुम पहले अभी इधर आओ। अगला बोला गया है सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा। सार्वजनिक सेवाएं, सपोज दैट अभी हम लोग का कोरोना का महामारी चल रहा था, कोई व्यक्ति बोल देता नहीं हम दवा नहीं लेने देंगे, दवा कहीं कहीं सीज कर लेता, अगर उस व्यक्ति का तो सार्वजनिक सेवा कार्य कर रहा था, अगर दवा तो हर व्यक्ति के पास पहुंचना था, अगर दवा नहीं पहुंचता तो वैक्सीन कैसे लेता। तो अगर कोई सार्वजनिक कार्य हो रहे हैं या देश के द्वारा कोई चलाया जा रहा है, उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाएगा, उस स्थिति में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है अगर कहीं संदेह हुआ तो गिरफ्तार कर लेगा। क्यों गिरफ्तार करेगा, किससे उसे देश को किसी प्रकार का अखंडता ना हो, राष्ट्र सुरक्षा के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगर वो सामाजिक कार्यों में बाधा पहुंचाएगा तब वहां उसको गिरफ्तार कर लेगा। मतलब पुलिस को यह अधिकार दिया गया है, तो पुलिस को जब अधिकार दिया गया है तो उसका निर्णय ऐसे नहीं गिरफ्तार कर लेगा, कितना महीना के लिए, पहले 3 महीना के लिए, और आपका जो होता प्यूनिटिव के अंतर्गत कितना महीना घंटा के लिए गिरफ्तार करता है, 24 घंटा के लिए। याद रखिएगा दोनों अलग अलग बातें हैं, एक दंडात्मक हिंदी में लिखा रहेगा जिसको 24 मतलब अपराध क्राइम, अगर आप क्राइम करते हैं तो आपको 24 घंटा के भीतर गिरफ्तार करेगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर गिरफ्तार करेगा तो वो कम से कम कितना महीना, 3 महीना, और वो जनरली गिरफ्तारी आम जनता को नहीं होती है, ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होगा जो आपका विदेशी शत्रु है, अगर आपको देश को नुकसान पहुंचेगा आपके द्वारा तब उन व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा वो। ठीक, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसकी जो सजा की अवधि है वो एडवाइजरी कमेटी के द्वारा टाइम टू टाइम बढ़ते जा सकता है, लेकिन मिनिमम 3 महीना तक बंद करेगा उसको। आगे बताएंगे इसका कितना लाभ उठाया गया था। हमारे जो देखो हर चीज का मेरिट और डिमेरिट होता है, ये जो आया प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 22 जो बनाया गया था वो हमारे देश में क्राइम ना फैले, हमारी एकता अखंडता भंग ना, उसके लिए बनाया। तो हम लोग जानते हैं ना हर नियम का यूज और मिसयूज होता है, आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह इसका मिसयूज भी किया गया है, तो वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए अब वही चीज है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था, अब देखो उसका मिसयूज कहां कहां किया गया था। हमारे अनुच्छेद 22 का पहला बोला गया था विधि निर्माण की शक्ति। भारत सरकार ने निवारक नजरबंदी के विधि निर्माण की शक्ति संघ और राज्य सरकार दोनों को दिया है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर दोनों को दिया है, केंद्र सरकार को भी दिया और राज्य सरकार को। सपोज दैट कि अगर राज्य सरकार को ऐसा अनुभव हो कि उस व्यक्ति को अगर हम बाहर में रखेंगे तो झारखंड को 2 भाग में बांट सकता है, तुरंत उसको अरेस्ट कर लेगा वो। सही माई बात। तो ये अधिकार दोनों का है, क्योंकि शक के आधार पर गिरफ्तारी, जिसको बोलते हैं अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, एक कानून लाया गया था हमारे संविधान संशोधन में, बोला गया था निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसके तहत क्या हुआ था कि भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसको पास करने का वजह यह था
इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्वों। राष्ट्र विरोधी तत्वों के मतलब अगर सरकार को लग रहा था कि अगर इन व्यक्ति को रहेगा तो ये हमारे देश का को विभाजित फिर कर सकता है। हम लोग का तो 1947 में डिवाइड तो हो भी किया था देश, तो फिर कहीं डिवाइड ना हो जाए, तो उसी वजह से जब जिसमें असंतुष्टता की भावना थी देश में, तो 1950 में संसद द्वारा यह अधिनियम को पारित कर दिया गया था। उस अधिनियम क्या था? निवारक निरोध। निवारक निरोध मतलब शक के आधार पर क्राइम करने से पहले पकड़ना। समझ बात? तो 1950 में संसद में पारित किया गया पहली बार। कब पारित किया गया? 26 फरवरी 1950 को। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हो सकता है कि हमारा संविधान लागू हो, कुछ बातें को लोगों को वो बात नहीं हजम हो, जैसे होता है ना, कुछ नियम बनता है तो कुछ विद्रोह होता है। तो अगर ये संविधान को जब लागू, जैसा कि आप लोग को बता दिए थे कि संविधान लागू होने के बाद भी कुछ देशों को जब राज्य को जबरन मिलाया गया था, तो इन्होंने सबसे पहले किया, ये नियम को पारित कर दिया। क्या नियम था आपका? निवारक निरोध अधिनियम 1950। इस अधिनियम के द्वारा संसद में जब पारित कर दिया गया तो केंद्र सरकार को यह राइट मिल गया कि अगर हमारे संविधान जो होता है पारित किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ बगावत करता है या इसका कारण अखंडता देश को तोड़ने करता है तो उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, जिससे कारण हमारा संतुष्ट हो जाए। जैसे सपोज करो कि जैसे बोले कोई, मान लो कि हजारीबाग हम लोकल बॉडीज कि मान लो कि कोई बदमाशी कर रहा, तो पुलिस को डाउट होगा कि नहीं ये बदमाशी करने वाला लड़का है, इसके पढ़ाई व्यवस्था को पूरा डिस्टर्ब करता है, उसको 3-4 दिन पहले पकड़ के रख लेगा, 3 महीना बाद पकड़ लेगा, सब भुला जाएगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ भी सकता, बोले ठीक है माहौल शांत हो गया। तो इन्होंने देखो सबसे पहले जैसे संविधान पास हुआ उसके जस्ट 1 मंथ के बाद ये पारित कर दिया गया। 26 फरवरी 1950 को प्रिवेंटिव डिटेंशन को पास कर दिया, निवारक निरोध को, कि जिससे जब हमारे देश में संविधान लागू हो किसी तरह की हमारी अखंडता और एकता का बाधा ना पहुंचे, तुरंत उसको लागू कर दिया। अब क्या हुआ? अब कोई भी बदमाशी करेगा तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेगा। ठीक बोला कि इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य को रोकना था और इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया जाना था, समाप्त हो जाना था। किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ता रहा और अंत में देखो यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। मतलब सबसे पहले इसको लागू किया था कितना समय तक के लिए? 1 अप्रैल 1951, कुछ महीना के लिए बढ़ाया, तो देखा कि नहीं अभी अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर हम लोग का देश में क्या हो सकता है? बगावत हो सकता है। तो इसको बढ़ा करके कब तक किया गया? 31 दिसंबर 1971, मतलब 31 दिसंबर 1971 को इसको समाप्त किया। इतना लंबा अवधि तक चला हमारा ये। तो अगर पूछा जाए सबसे लंबे अवधि तक ये जो चला निवारक अधिनियम जो था 1950 था। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके लागू होने से पहले इसको बनाना जरूरी था। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मोबाइल लेते हैं तो क्या बोलते हैं? उसमें एंटीवायरस डाल के रखते हैं। काहे डाल के रखते हैं? कि कहा मेरा हम मोबाइल में कोई चीज लोड करे, कुछ चलाए तो मेरा मोबाइल हैंग नहीं करे, उसका प्रोटेक्शन आप देते हैं ना। क्या दर का कंप्यूटर रहते हैं उसमें हम लोग क्या होता है लैपटॉप सिस्टम में क्या एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस का वही तो काम है ना कि कोई अगर वायरस अटैक करे तो उसको नष्ट कर दे, रोक के रख ले, तो देखेगा भाई आपका सिस्टम क्या रहेगा? सुरक्षित। तो यही था हमारा संविधान का जो अनुच्छेद पास हुआ था उसका सुरक्षा कवच बना दिया था कि कोई आदमी किसी तरह का संविधान का जितने अनुच्छेद है उसका कोई बगावत ना करे और उसको अगर कोई बगावत करेगा तो इसके तहत उसको गिरफ्तार कर लेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अगला देखो क्या था। अगला जो अधिनियम पारित किया गया था ये मीशा अधिनियम। ये बहुत ही हमारे देश के लिए ये यादगार था, इसकी कहानी सुनाएंगे अभी। दूसरा था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो 1971, जैसे 31 दिसंबर को खत्म हुआ तुरंत आपका 1971 में एक अधिनियम लागू किया गया और वो 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इसका कारण 1 अप्रैल 1979 को यह समाप्त कर दिया। अब ये समझो ये मीशा अधिनियम क्या था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी, इसी अधिनियम के द्वारा जितना भी नेता था मतलब उसको बगावत करने वाला जितना भी सांसद था सबको गिरफ्तार कर लिए थे। ये प्राइम मिनिस्टर ये थे, इंदिरा गांधी थे, जिसको अब क्या आपातकाल जो उसी समय उन्हीं का कार्यकाल में आया था एक
तो ये 1971 का क्या प्रयोग किए कि जितना उसका अगेंस्ट का नेता लोग था, तो चुनाव होने वाला था, जितना उसका अगेंस्ट का नेता था सबको पकड़ के वो जेल में डाल दिए। अब जाल देंगे तो क्या इसका बताए ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कितना महीना तक नहीं छूट सकता ये, 3 महीना तक। अब मान लो 3 महीना तक इसको बंद कर दिया तो वहां पर कौन करेगा चुनाव प्रचार, सब तो बंद। मान लो आप नेता में खड़ा रहे, आप ही को पकड़ के पहले सबको बंद कर दिया, तो इसी कारण क्या हो गया, इसी माने ये जो मीसा के तहत वो इंदिरा गांधी ने पुनः प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये जितना उसका बगावत करने वाला था सबको गिरफ्तार कर लिया, और फिर वो चुनाव जीत गई तब रिलीज किया सबको। तो मिसयूज हुआ ना इस पावर का। तो आप लोग भी नियम बना देंगे कि गिरफ्तार कीजिए फिर छोड़ दीजिए। जैसे अभी हम लोग का चुनाव चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी चाहते इस नियम का अगर प्रयोग करके जितना अगेंस्ट वाला पार्टी है सबको बंद करो जेल में, ऐसे जीत जाएंगे, वो खड़े नहीं हो पाएगा चुनाव में, तो कहां से प्रचार करे, कर पाएंगे कोई, तो ऐसी जीत जाएगी नहीं इसका पार्टी। तो इसका मिसयूज हुआ था किसके शासनकाल में, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब थी, तो इसी शक्ति का प्रयोग की थी वो मीसा अधिनियम का। कब प्रयोगी थी, 1971 में। तो ये ऐसा अधिनियम था, तो इन्होंने ऐसा लगा आगे चल के कि नहीं हमारे देश के लिए ये उपयोगी नहीं है, तब तो हर चाहेगा जो पावर में रहेगा इसका यूज करके तो हमेशा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएगा बार बार, जब आएगा इसका उपयोग कराए सबको बंद करो फिर जीत जाएगा। तो ये लगा आगे चल के कि नहीं हमारे देश हित के लिए नहीं है इंपॉर्टेंस, मतलब इसका मिसयूज हुआ तो इसको समाप्त कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत इसके प्रतिकूल था, इसी कारण 1 अप्रैल 1979 को यह समाप्त कर दिया गया। ठीक, मीसा अधिनियम जो लाया गया था उसको 1979 को समाप्त कर दिया गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। अगला अधिनियम देखिए, उसके बाद था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम। इसके तहत भी जैसे मान लीजिए कि तस्करी आप लोग जानते थे अभी भी होता है, तस्करी होता है, कहां होता है, बॉर्डर एरिया में। बॉर्डर एरिया कितनों भी अभी लगा हुआ है, अभी हम लोग का भारत से जितना भी विदेशी कंट्री मतलब बॉर्डर एरिया है पूरी तरह सील नहीं है, खुला है। कुछ कुछ जगह पर बाढ़ लगाया गया है, बाढ़ समझते हैं ना, तार से घेरा गया है। तो तार को रात को काटने में कितना टाइम लगता है, इधर फायरिंग कर रहा है तार काट के पास हो गया। अभी भी हम लोग जैसे बांग्लादेश का कुछ बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान का कुछ एरिया है, जैसे राजस्थान है अजमेर साइड का एरिया, वहां बाढ़ नहीं लगा हुआ, रेगिस्तान अब बालू, कहां बाढ़ लगाओगे, घेरोगे कैसे। तो वहां क्या होता है, घुसपैठिए जो बोलते हैं इस क्षेत्र से उत्तेश में आ जाते हैं। तो अगर सपोज दैट ये जो विदेशी मुद्रा और तस्करी निरोध अधिनियम इसलिए लाया गया था कि पहले इसमें तस्करी के लिए नजरबंदी की अवधि 1 साल थी। सपोज दैट वो ऐसे आ जाए कोई व्यक्ति, आपको सस्पेक्ट लगे कि हमारे देश का रहने वाला नहीं है, किसी तरह का उसको प्रूफ मांगे नहीं दिया, तो आपको सस्पेक्ट के आधार पर वो गिरफ्तार कर लेगा। ठीक, ये जरूरी भी थे हमारे देश के लिए क्योंकि सुरक्षा की बात थी। तो इसकी अवधि कितने मार्च के लिए बढ़ाई गई थी, 1 साल के लिए गिरफ्तार करता था, जिसे 31 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश द्वारा इसे बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया, 2 वर्ष। ये अभी भी जारी है। ठीक, अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 क्या ला गया, बोला गया जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। माने जम्मू कश्मीर के अलावे कितने जितने भी राज्य में है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सवई सब। राष्ट्र सुरक्षा मतलब अगर सपोज करो देश हित की बात हो रही है, अगर लगेगा कि नहीं ये देश हित में, सपोज झारखंड में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, आपको अगर लगेगा इसी तरह का सुरक्षा एजेंसी को कि नहीं ये व्यक्ति अगर हमारे देखेंगे यहाँ कुछ कर सकता मैटर, तो उसको सस्पेक्ट के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। वही प्रिवेंटिव डिटेंशन के अनुच्छेद जो बोला गया 22 के तहत उसको भी गिरफ्तार कर सकता है, वरना राष्ट्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और अंतिम जो लाया गया था आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधी कानून टाडा, ये बहुत ही जो लास्ट में लाया गया था, इसके बाद आया था पोटा। तो टाडा एक ऐसा अधिनियम लाया गया था जिसमें इसको लाना जरूरी ये था कि जब हमारे देश में जब जैसे देखो सबसे सेंसिटिव राज्य जो बना था, अभी तो बना केंद्र शासित प्रदेश 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का, लेकिन जिस समय 370 जम्मू कश्मीर में नहीं हटा था क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था क्या होती थी, वहां के अलग नियम चलती थी, वहां भारत के संविधान के द्वारा नियम नहीं चलता था। तो वहां के क्या होता था, जितनी भी सैनिक होती थी, आदमी लोग पत्थर गोलाबारी जब चाहे सैनिक को मार दे, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं देता था, पुलिस का तो कोई वैल्यू नहीं था वहां पर, आर्मी लोग को नहीं वहां छोड़ता था वहां की जनता को।
तो वहां की जनता को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने यह नियम को पारित किया था। वो नियम था आपका टाडा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधी कानून। इस कानून के तहत क्या था, आर्मी को यह पावर दे दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में इस प्रकार सस्पेक्टेड लगेगा तो इस बेसिस के आधार पर, टाडा के नियम के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि मान लो कि जब पुलिस से नहीं लग रहा, आर्मी से नहीं लग रहा, तो आप देश को कोई नियम बनाना ही नहीं पड़ेगा। आर्मी से बड़ा कौन सा है? आर्मी फाइनल डिसीजन। जब अगर सपोज करो किसी राज्य में अगर शासन व्यवस्था है तो पहले लोकल पुलिस आएगा, लोकल पुलिस के बाद सीआरपीएफ को उतारा जाएगा, और सीआरपीएफ से भी नहीं कंट्रोल होगा तब आर्मी को उतारा जाएगा, और आर्मी से भी नहीं समझेगा तो एयरफोर्स को उतारा जाएगा। और ये घटना जो होता था छत्तीसगढ़ के जो बारामूला जो घटना घटी थी ना, समझती है ना, जो जिसमें पूरा सीआरपीएफ का कितने जवान मारे गए थे, तो इसमें सोचो आर्मी को जवान मार लिया, सीआरपीएफ बहुत सारा जो नक्सलवादी इतना एकदम क्या बोलते हैं, एक जमीन में लगाने वाले बॉम्ब को क्या बोलते हैं, लैंड माइन्स, लोग तो जगह जगह नक्सल लगा देता था। इतनी गाड़ियों को उड़ा दी गई थी लगभग एक दिन में 250 रिपोर्ट, तो गवर्नमेंट तो गम बताता है ना। सोचिए सीआरपीएफ का जवान मारा था, माने सेना सीआरपीएफ को जो जनरल था उस दिन आंसू भरे रो रहे था वो लोग, इतने जवान मारा गया था नक्सली के द्वारा। तो गवर्नमेंट क्या किया था, आर्मी को ऑर्डर दिया था, एयरफोर्स तक की ऑर्डर दे दिया था, लेकिन एयरफोर्स ने बोला कि अगर हम वहां तो बारामूला में तो हमला करेंगे, लेकिन जब वो हमला करेगा तो उसमें नागरिक भी मारा जाएगा। क्योंकि नक्सली जो रहता है क्या होता है, वो क्या होता है, जनरल आम पब्लिक ही रहता है ना, वो बीच में रहता है, तो उसमें तो आदमी जवान ही मारा जाएगा। तो इसीलिए उसको डिसीजन लास्ट में कोई भी देश की सरकार कहीं भी नहीं चाहेगी एयरफोर्स का यूज करने के लिए, वो आर्मी से ही कंट्रोल करती है। क्योंकि एयरफोर्स का जहां यूज हुआ तो समझ लो पूरा उस जगह को तबाह कर देगा। तो एयरफोर्स जनरली सिविलियन पर लागू नहीं होता, वो फॉरेन कंट्री पर उतारा जाता है। जैसे मान ली अपने देश पर कभी भी एयरफोर्स से हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपने क्या बोलते हैं, आपका मौलिक अधिकार भी दिया गया है, आपकी सुरक्षा की पहली प्राथमिकता है। तो कहने का मतलब जब हमारे कश्मीर में जब पूरा आर्मी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, आर्मी का कितना कितना जवान मारा जा रहा था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह नियम को लाया था। यह जनरली था आतंकवाद को रोकना। जिस समय हमारा आर्टिकल 370 नहीं हटा था उस समय की यह बात हो रही है। तो देखिए क्या बताया गया था, वही बोला था कि निवारक निरोध व्यवस्था, निवारक निरोध बताए गए हैं, सस्पेंस के आधार पर अपराध करने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है। तो बोला कि अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। देखो कठोर कानून कहने का मतलब आर्मी को जिसको डाउट लेगा पकड़ लेगा, उसके साथ कुछ भी वो कर सकता है, वो आर्मी को पूरा छूट दे दिया गया था। क्योंकि वहां की व्यवस्था जनरल पुलिस से सीआरपीएफ से कंट्रोल नहीं हो रही थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह नियम को लाया था। और आगे चल के 23 मई 1995 ईस्वी को इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 23 मई 1995 को इसको समाप्त कर दिया। और इसके बाद लास्ट जो कानून लाया गया था पोटा। पोटा का जो पूरा नाम है देखो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे बोला गया है 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। टाडा जब समाप्त हुआ तो फिर पोटा लगा दिया गया। ये था, देखो पोटा टाडा का ही एक रूप है। इस प्रकार टाडा में जो काम होता था उससे ज्यादा शक्तियां दिया गया फिर आर्मी को। बोला गया इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक नया नियम लगाए, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं टेररिस्ट अटैक देखो अब बहुत कम हो रहा, क्योंकि वो लिस्ट जारी कर दिया कि अगर इतना कोई टेररिस्ट का कोई व्यक्ति मिलो पूरा पकड़ो पहले, फिर उसके बाद आर्मी जो चाहे करे, बाद में सुनवाई होगा। क्यों? इसमें वो लिस्ट जारी कर दिए कितने गुटों के खिलाफ, 23 टेररिस्ट आतंकवादी संगठन के खिलाफ ये जारी किए थे। बोला कि आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान था। सपोज दैट कोई आतंकवादी है, अगर कोई आदमी कश्मीर में तो जनरली घुस ही जाते थे, अगर उसके घर में घुस गया, अगर वो व्यक्ति को आर्मी को पता चल जाता था तो उस व्यक्ति को भी उठा ले जाता था। क्योंकि आप क्या हुआ, आतंकवादी के खिलाफ क्यों उसकी बात को छिपाए। आप सपोज दैट आपके घर में कोई मेहमान आ गया, अब मेहमान आ गया तो आप परिचय दीजिएगा ना, अब बोलेंगे नहीं ये तो रिलेशन। अगर बाद में अगर पता चल जाता तो ये टेररिस्ट है, तो जो उसको शरण दिया उसको सबको उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे पोटा का नियम दे दिया था, उसको जो आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 के अंतर्गत।
ये आर्मी को वो शक्ति दे दी गई थी। साथ ही साथ पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, प्रिवेंशन था आपका। किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रह सकता है। रखो पहले 3 माह, फिर तो उसके बाद एडवाइजरी कमेटी बाद डेट तो उसका बढ़ते जाएगा, जब तक चाहेगा नहीं तब तक उसे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन 3 महीना तक वो फुल कस्टडी में रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। 3 महीना तक निश्चिंत काम करेगा पुलिस लोग। आगे बोला गया है पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता था, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीना का बाद होगा, 3 महीना पहले नहीं होगा। मतलब 3 महीना तक उसका फिक्स था कि पुलिस कस्टडी में उसको रहना ही है। 3 महीना में तो बहुत कुछ निकल लेगा उससे, क्या कि 3 महीना यहाँ क्या होगा, अभी जनरल होगा तो तुरंत वो बेल पर छूट जाता है 7 दिन में। लेकिन अगर इसके अंतर्गत प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया, 3 महीना तक कुछ नहीं, वो पुलिस आप ही को कस्टडी में रखेगा। वो 3 महीना का बाद वो डिसाइड होगा कि आपको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। तो इसे आगे चल के 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा जो होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया, जो 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश जारी द्वारा से समाप्त कर दिया। तो आगे चल करके फिर उसके बाद 21 सितंबर 2004 को अध्यादेश द्वारा से समाप्त कर दिया, क्योंकि ये जो अध्यादेश लाया गया था बीजेपी के गवर्नमेंट के समय में लाया गया था। बीजेपी का गवर्नमेंट समाप्त, फिर कांग्रेस का गवर्नमेंट बना तो ये समाप्त हो गया। मतलब पोटा जो हुआ कांग्रेस से गवर्नमेंट में समाप्त हो गई। तो देखो जनरली क्या होता है, ये किसी पार्टी या पॉलिटिक्स की नहीं बात होती है। पहले जितने भी सोचो क्या होते, ये तो अभी हम लोग का पार्टी चल रहा, तो सोचिए क्या संविधान निर्माताओं ने कितना सोच रखा था, माने क्या देश में हो सकता है, अगर होगा तो क्या नियम बनना चाहिए, अगर नियम बनेगा तो किस तरह का नियम बनना चाहिए। देखो गिरफ्तारी करने का इन्होंने 2 तरह का सिस्टम बना दिया था कि भविष्य में देखो आज वही फॉलो कर रहे हैं ना। संविधान हम लोग का कितना साल पहले बना, 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था। तो 49 से आज हम लोग आ गए हैं 2000, कब आ गए, 23 में आ गए, तो 24 लगभग आ गए हैं। तो सोचो इतने बरस पहले उसे भविष्यवाणी सोच रखा था, कितना दूरदर्शिता थे। तो सोचो उस समय तो मोबाइल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो कितने इंटेलिजेंट पर्सन लोग होंगे उस समय में कि किस तरह का नियम बनना चाहिए। गिरफ्तार करेंगे तो आप किस तरह का व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, अगर गिरफ्तार करेंगे तो छोड़ा कैसे जाए, हमारे देश हित के लिए क्या सोचो। इसीलिए हमारा देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, विश्व का, माने अभी तक ऐसा संविधान पूरा विश्व में नहीं बना है। तो हमें अपने संविधान के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी चीजें बात, हर चीज का, हर पहलू का जवाब दिया गया है, बशर्ते हमने संविधान के बारे में जाना नहीं है, उसके आर्टिकल के बारे में नहीं जाना है। जो व्यक्ति अगर जानकार बन जाएगा उसे कभी पुलिस छू सकता है, पकड़ सकता है, वो फटैले बोले पुलिस 4 कदम उससे दूर रहेगा, भैया ये बोलेगा तुरंत ही आर्टिकल नियम समझा देगा, पकड़ नहीं सकता है। तो सोचो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश के भविष्य को सुरक्षा करने के लिए हर पहलू पर काम किया, और उन्होंने कितने अनुच्छेद बताए, वो 395 अनुच्छेद को लिखा, और कितने भाग बताए टोटल, उन्होंने 22 भाग बताए, और अनुसूचियां कितने बताए थे, 12 बताए थे। तो सोचिए इसके अंदर में पूरा भारत का भविष्य को संरक्षित कर दिया। तो हम लोग का भारत का भविष्य हमारे संविधान में बसा हुआ है। तो समझ में आए अनुच्छेद कितना 22 क्या होता है, 22 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से किसी हम लोग अगर रोक सकते हैं कानून को, और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, यही हमारे आर्टिकल 22 में बनाया गया। यहां तक थी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की बात। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही ना हम लोग का आर्टिकल अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक की कार्रवाई समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।